हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन, जहां बच्चों आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और इसी फ्री एजुकेशन के सिलसिले में मैग्नेट ब्रेन में स्पेसिफिकली साइंस स्ट्रीम की आपके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रीम प्रोवाइड की जा रही है, जहां पे एक सब्जेक्ट नहीं, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, चाहे आपका बायोलॉजी हो, चाहे आपका मैथ्स हो, एक से एक धुरंधर टीचर्स हैं जो आपकी धुरंधर तैयारी कराएंगे, वो भी 100% फ्री, ताकि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो उसका बेस यहां पे आपको एकदम स्ट्रांग तरीके से दे दिया जाता है। इसी कहानी के साथ शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछली क्लास में अपना ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल शुरू करा था। कौन सा ग्रुप शुरू करा था? अपन ने अल्कलाइन अर्थ मेटल शुरू करा था। और अल्कलाइन अर्थ मेटल में हमने पहले पिछले लेक्चर में बात करी थी कि भैया अल्कलाइन अर्थ मेटल को अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहा जाता है, या ग्रुप 2 के एलिमेंट को अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहा जाता है। तो मैंने आपसे यह कहा था कि इनके ऑक्साइड की बात करोगे या इनके हाइड्रोक्साइड की बात करोगे, ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? अल्कली नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? अल्कली नेचर के होते हैं। सर वो तो ग्रुप 1 के भी थे, लेकिन इन्हें अर्थ मेटल कहा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि ये अल्कली नेचर के तो होते हैं एंड दे फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है सर, इतनी कहानी बिल्कुल क्लियर हुई। अगर इतनी कहानी क्लियर हुई तो पिछली क्लास में मैंने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करा था, और फिजिकल प्रॉपर्टी में मैंने आप लोगों को बताया था कि हाँ भैया, कि अगर मैं इस ग्रुप की रेडियस देखूंगा तो डाउन द ग्रुप जाने पर रेडियस बढ़ती है, अगर रेडियस बढ़ रही है तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटती जाएगी। फिर मैंने पिछली क्लास में इनकी डेंसिटी के बारे में बात करी थी और मैंने इसका कंपैरिजन भी कराया था ग्रुप 1 से। इसके अलावा मैंने फ्लेम कलरेशन के बारे में बात करी थी, और फ्लेम कलरेशन की बात जब हम कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि इस ग्रुप में, जैसे ग्रुप 1 में सारे एलिमेंट फ्लेम कलरेशन दिखा रहे थे, लेकिन इस ग्रुप में बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम कलरेशन नहीं दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, और जब आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर एनर्जी लेवल पे नहीं जा पाएंगे। लेकिन कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम आपको फ्लेम कलरेशन दिखा रहे थे। कैल्शियम का कलर कैसा आ रहा था? मैंने आपको बताया था कि ब्रिक रेड कलर का आ रहा था। स्ट्रोंशियम का कलर कैसा आ रहा था? क्रिम्सन रेड कलर का आ रहा था। बेरियम का कलर कैसा आ रहा था? एप्पल ग्रीन कलर का आ रहा था। फिर मैंने इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करी थी, और मैंने बताया था कि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये कहानी पहले सुन लो, हाँ सुनी लो अब, कि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अल्कली मेटल की तुलना में ज्यादा होते हैं, क्योंकि साइज छोटा है तो पैकिंग कैसी होगी? एफिशिएंट होगी, स्ट्रांग होगी। लेकिन इनका कोई रैंडम ऑर्डर देखने नहीं मिल रहा था, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को कुछ धांसू ट्रिक्स प्रोवाइड करी थी, और मैंने पिछले लेक्चर को खत्म करा था। ठीक है, पिछला लेक्चर जानना बेटा इसीलिए भी जरूरी होता है क्योंकि कहते हैं ना, पिछली वाली नहीं, मतलब पिछली कहानी को याद नहीं रखोगे, पिछली वाली नहीं रे बेटा, पिछली कहानी को याद नहीं रखोगे तो आने वाली कहानी को कैसे समझ पाओगे? तो ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, याद रखिएगा। ठीक है, आज जो हम बात करने वाले हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि इनकी फिजिकल अपीयरेंस, इनकी हाँ जो भी फिजिकल तौर पे हम जिन चीजों को डिटरमाइन कर सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब जब इनकी रिएक्शन पे हम जाएंगे। अब रिएक्शन पे हम जाएंगे तो पहले ओवरव्यू समझ लो क्या क्या हम बात करने वाले हैं। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे जाएंगे बेटा, तो ये समझिए कि भैया केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या देखने मिलेंगी। ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाएंगे, जहां देखो 78% नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से रिएक्शन करके नाइट्राइट बनाएंगे, पानी से रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, हैलोजन से रिएक्शन करके हैलाइड बनाएंगे। ये सारी प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कहानी क्या होने वाली है, कैसी होने वाली है, डरने की बात नहीं है। तो अपने कॉपी और पेन मेरे संग निकाल लीजिए और फुल एनर्जी, फुल जोश के साथ मेरे संग शुरू हो जाइए। आज की कहानी क्या है? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, हाइड्रोजन के साथ जब ये रिएक्शन करेंगे तो किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं? हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। बोलने की जरूरत नहीं है, कोई इतनी टफ कहानी नहीं है कि मैं भैया बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूं कि जब भी ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो किसका फॉर्मेशन करेंगे? हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, लेकिन यहां समझने वाली बात क्या है, सारे एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम की बात करूं। रेडियम के बारे में हम जनरली बात नहीं करते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। सारे एलिमेंट एक्सेप्ट बेरिलियम, क्या बोल रहा हूं? एक्सेप्ट बेरिलियम। बोलो बेरिलियम, बेरिलियम को बेदखल करती है, ऐसे बोलो, एक्सेप्ट बेरिलियम। ठीक है, मेटल के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करते हैं, मेटल के साथ डायरेक्ट रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। लेकिन अगर आप बेरिलियम हाइड्राइड बनाने की कोशिश करोगे तो बेरिलियम हाइड्राइड डायरेक्ट फॉर्म नहीं कर सकते, ये चीज दिमाग में बैठालना।
अब अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यही चीज पूछी जाएगी, क्योंकि केमिस्ट्री में जब भी एक्सेप्शन आते हैं, एक्सेप्शन जब भी आता है उसके पीछे की वजह जरूर पूछी जाती है। एंड केमिस्ट्री इज नॉट ऑल अबाउट एक्सेप्शन, इट इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। मैं जैसे कि हमेशा आपसे बात करता हूं, तो बोलिए बोलिए, और जब भी इनऑर्गेनिक आएगी अनुराग सर का नाम याद कर लेना, आप लोग तहलका मचा देंगे। मेरी बात सुनिएगा, मैं हर चीज को एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाता हूँ और डेप्थ में पढ़ाता हूँ। यहाँ जो जो चीजें मुझे पिछले सालों में, अगर मैं कंपटीशन की बात करूँ, लगा है कि बाहर से पूछी गई है, मैंने उसे इंक्लूड और कर लिया है, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं एनसीईआरटी और एनसीईआरटी प्लस प्लस की बात करूंगा। तो हम बात कर रहे थे कि सारे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके डायरेक्ट हाइड्राइड बनाता है एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम जो होता है हाइड्रोजन से डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता है और हाइड्राइड नहीं बनाता है। अब कैसे बनाता है उस कहानी को समझते हैं। तो देखते हैं हाइड्राइड फॉर्मेशन। मेरे शब्दों में से पूरी एनसीईआरटी निकल चुकी है। ऑल द मेटल एक्सेप्ट बेरिलियम। तो याद रखने का तरीका, बेरिलियम को क्या कर दिया, बेदखल कर दिया। हिंदी में लिख देता हूं, ज्यादा सही रहेगा। बेदखल होता है ना, बेदखल कर देना मतलब क्या कर देना, भगा देना। बेदखल कर दिया, बेदखल कर दिया। तो हाँ भैया, तुम डायरेक्ट नहीं बना रहे होगे हाइड्राइड, ठीक है। टू फॉर्म हाइड्राइड, जिनका फॉर्मूला होता है MH2, जिनका फॉर्मूला क्या होता है MH2, क्योंकि मेटल +2 है तो इधर कितना आ गया, 2 आ गया, और हाइड्रोजन -1 है तो इधर कितना आ गया, 1 आ गया। ऑन हीटिंग बेरिलियम डज नॉट फॉर्म हाइड्राइड डायरेक्टली, बेरिलियम डज नॉट फॉर्म हाइड्राइड डायरेक्टली। तो बनाया कैसे जाता है, तो सर इसे बनाया जाता है BeCl2 के 2 मोल ले लो, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या बोलते हैं इसे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन कर दो। अगर आप लोगों की इजाजत हो, सुनना जी, इस रिएक्शन को याद करने का तरीका बता रहा हूं, अगर आप लोगों की इजाजत हो, लोगों से इजाजत मांगना जरूरी है बेटा, इजाजत हो, इजाजत मतलब आप लोगों की मंजूरी हो। तो क्या मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं? लिखने का तरीका है, लिथियम का हाइड्राइड और एल्यूमिनियम का हाइड्राइड, यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मेरे पास क्या, मैं Be और 2 Be और 4 Cl है, बोल सकता हूं? यस सर बिल्कुल बोल सकते हैं, आपकी मर्जी, आप तो जो चाहे कह सकते हैं। क्या यहाँ 4 Cl है? यस सर 4 Cl है। तो चलो रे भैया हाइड्रोजन रिप्लेस करो, तो LiCl बन गया। चलो रे भैया 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करो तो AlCl3 बन गया, और ये जो 4 हाइड्रोजन गए यहां चलेगा, और क्या बन गया आपका, बेरियम हाइड्राइड बन गया, बेरिलियम हाइड्राइड बन गया। बेरियम कहां से बोल रहे हो अनुराग सर, कैसी बात करते हो, बेरियम तो इस ग्रुप का लास्ट मेंबर है, रेडियम से पहले वाला मतलब, ठीक है। तो आपका क्या बन गया, बेरिलियम हाइड्राइड बन गया। चलो ठीक है, ये कहानी समझ आ गई सर। अब अगर ये कहानी समझ आ गई तो सर, तो हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में क्या बात करें। अब अगर मुझे इनकी प्रॉपर्टीज देखना है, समझना, बेरिलियम, नन्ना मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं, बोलो मेरे संग जय हिंद। साइज छोटा है भैया, नीचे जाने पे साइज बढ़ता जा रहा है तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती जा रही होगी। कैल्शियम का साइज और बढ़ता जा रहा है तो बॉन्ड लेंथ और बढ़ती जा रही होगी। स्ट्रोंशियम का साइज और बढ़ता जा रहा है, बॉन्ड लेंथ और बढ़ती जा रही होगी। बेरियम का साइज और बढ़ता जा रहा है, बॉन्ड लेंथ और बढ़ती जा रही होगी। अगर नीचे जाने पे एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है, एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जिसकी बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी वो उतनी आसानी से हाइड्रोजन आयन देगा और हाइड्रोजन देगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी। यस सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, उतनी आसानी से रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी, बिल्कुल सर सही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। या दूसरे टर्म में मैं ये कह सकता हूं कि भैया स्टेबिलिटी की पहली प्रॉपर्टी थी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी है स्टेबिलिटी। बहुत सिंपल शब्दों में लिखाता हूं, बुकिश बातें मैं कभी नहीं करता हूं। दूसरी प्रॉपर्टी है स्टेबिलिटी। अब समझना, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने ना जाने क्या सपने सजाए। समझ रहे हो ना, जब दो मॉलिक्यूल पास में होते हैं, दोनों छोटे छोटे हैं, बॉन्ड लेंथ छोटी है, तो भैया इन दोनों के बीच की दूरी कम, और जब दूरी कम होती है तो स्टेबिलिटी होती है ना। तो इसलिए तो गाना गाते हैं, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, हमने ना जाने क्या सपने सजाए। वाह 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 वाह, मतलब ये दोनों पास में हैं तो भैया ये खुश हैं, मतलब स्टेबल है। लेकिन दूरी सही जाए ना, क्या सही जाए ना, दूरी सही जाए ना, इधर से इधर जाने पे दूरी बढ़ गई, मतलब स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो नीचे जाने पे स्टेबिलिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। क्या दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, क्या दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। हमेशा इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बात दिमाग में बैठा लीजिए कि वहां पे जो एग्जामिनर आपसे बात करता है ना, रट के नहीं जाना है। ये जो सर छोटी छोटी कहानी क्या कहते हैं कि बताते रहते हैं, बेटा मैं हमेशा साइकोलॉजिकल तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। एज प्रोफेशनली आई एम डॉक्टर, तो मुझे पता है कि चीज़ों को, मैंने भी इतनी सारी चीज़ें, इतनी मोटी मोटी बुक पढ़ी हुई हैं, गायनी, सर्जरी, मेडिसिन। तो जब मैं छोटी इतनी बड़ी बड़ी बातों को छोटी छोटी चीज़ों में अगर बताने की कोशिश करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि चीज़ों को याद कैसे करा जाए। क्लियर है ना, तो मैंने आपको बता दिया। चलो
अब अगर हम बात करें कि इनका इलेक्ट्रोलिसिस जब हम करते हैं तो इनका जब भी इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो हाइड्रोजन कैसा होता है भैया, यहां पे हाइड्रोजन कैसा है, नेगेटिव है, बिल्कुल सही है। मेटल के सामने जब भी हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन दोगला आदमी है। यहां पे एक चीज समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, दिख भले ही छोटी रही है, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब कुछ और नहीं होता, दो इलेक्ट्रोड ले लो, ठीक है, और इनको डाल दो, ठीक है। यहां पे हाइड्रोजन नेगेटिव बिहेवियर शो कर रहा है क्योंकि उसके सामने कौन है, उनके पिताजी हैं जो कि मेटल है, और मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है। वही नॉन मेटल के सामने जाएगा ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर यहां हाइड्रोजन नेगेटिव है तो कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, मतलब किसकी तरफ जाएगा, एनोड पे। तो हाइड्रोजन गैस यहां कहां लिबरेट होगी, एनोड पे लिबरेट होगी। ये चीज दिमाग में सेटल कर लीजिए। ये प्रॉपर्टी थी अपनी किसकी, हाइड्राइड फॉर्मेशन की। किसकी प्रॉपर्टी थी, हाइड्राइड फॉर्मेशन की। चलो सर, इतना हमने नोट डाउन कर लिया, बिल्कुल सर नोट डाउन कर लिया। क्या मैं आगे बढ़ूं, क्या मैं आगे बढ़ूं? अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो समझना, मैं पहले नोट डाउन करो, आप लोग कर लिया नोट डाउन। अब मैं आगे बढ़ाता हूं कहानी को और बताता हूं कि भैया अगर आपने इसे नोट डाउन कर लिया तो यहां पे जो एक चीज फोकस करने वाली है वो ये फोकस करने वाली है कि जो बेरिलियम है और मैग्नीशियम है वो कैसे होते हैं, कोवैलेंट होते हैं। कैसे होते हैं, कोवैलेंट होते हैं, ठीक है। और अगर कोवैलेंट हैं तो समझिए बेरिलियम क्या ऑक्टेट कंप्लीट कर पा रहा होगा, इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल में ग्रुप 2 का मेंबर है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करता नहीं, मतलब ये कैसे मॉलिक्यूल होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं स्पेसिफिकली। और वो तो सारे के सारे हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, लेकिन इन दोनों में से भी बेरिलियम और मैग्नीशियम साइज छोटा होने की वजह से पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है। और ये कैसे होते हैं, कोवैलेंट नेचर के होते हैं। और कैसा बनाते हैं, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो बेरिलियम है और मैग्नीशियम है, इन दोनों का साइज कैसा होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। साइज कम होता है तो इनका पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो जाता है। फजान रूल अगर आप याद करेंगे, जिनका साइज छोटा, रेडियस कम, तो भैया पोलराइजिंग पावर ज्यादा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। इसीलिए ये क्या शो करते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर शो करते हैं और पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लियर है? चलिए सर, अगर क्लियर हो गया तो इसमें कोई इतनी मैंने रॉकेट साइंस वाली बात नहीं करी। जिसने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा उसको फजान रूल और फजान रूल के सारे कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी आपको केमिकल बॉन्डिंग में कवर कर चुका हूं। फिर भी चीजें थोड़ी थोड़ी बताते रहता हूं कि कहां से आ रही हैं। पहली प्रॉपर्टी देख ली केमिकल की, हाँ हाइड्राइड कैसे बन रहा था, क्या क्लियर हुआ, क्या दिमाग में चढ़ा कि दिमागी कीड़े के लिए मैं कीड़े की तरह मैं आपके दिमाग में चढ़ा क्या कि सर सारे मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन करके डायरेक्ट MH2 टाइप का हाइड्राइड बनाते हैं, लेकिन बेरिलियम डायरेक्ट नहीं बनाता। इसके लिए हमें BeCl2 की लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करनी होती है। यह मुझे पता है, बोलो तुमको पता है कि नहीं? देखो एम्फेसाइज करा ना, मतलब कहानी इंपॉर्टेंट है, कहानी इंपॉर्टेंट। अब अपन बात करते हैं रिएक्शन विथ वाटर। जब भी ये पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें भी घुल जाए हो जाए उस जैसा। जब भी ये पानी के साथ रिएक्शन करते हैं क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या बनाते हैं, ये हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। किसके साथ रिएक्शन कर जाए, पानी के साथ। जब भी ये मेटल रिएक्शन कर जाए ये किसका फॉर्मेशन करेंगे, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे करेंगे समझना, कोई भी मेटल है, अगर आपने पानी के साथ रिएक्शन करा दिए, पानी के साथ रिएक्शन करा दिए, क्या बना देंगे, ये मेटल और ये हाइड्रोक्साइड क्या बना देंगे, मेटल के हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर देंगे। किसका फॉर्मेशन कर देंगे, मेटल के हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर देंगे और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। किसका फॉर्मेशन कर देंगे, मेटल के हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर देंगे और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। अब समझना, समझना सर, अभी आपने एक बात कही थी कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के ऑक्साइड की बात करो या हाइड्रोक्साइड की बात करो, दे आर बेसिक इन नेचर, दे आर बेसिक इन नेचर। तो सारे के सारे बेसिक होना चाहिए था, लेकिन यहां फिर बेरिलियम को बेदखल कर दिया गया, बेदखल कर दिया गया, क्योंकि इसका हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड कैसा देखने मिलता है, एम्फोटेरिक नेचर का देखने मिलता है। अब मैं बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का, स्ट्रोंशियम का और बेरियम का, इन हाइड्रोक्साइड को बनाया मैंने और मैं यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी की गोली देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, एनसीईआरटी की गोली देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, जो आपको अभी के अभी खा लेनी है। एनसीईआरटी की टिपिकल लाइन दी हुई है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, कि आप जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है,
सॉल्युबिलिटी नीचे जाने पे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करोगे, नीचे जाने पे थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और अगर बेसिक कैरेक्टर की बात करोगे, नीचे जाने पे बेसिक कैरेक्टर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब मैं एक चीज यहां आपको क्लियर कर दूं, थर्मल स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे ऑक्साइड हो, चाहे सल्फेट हो, चाहे नाइट्रेट हो। इसका एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए, और बहुत ही, और सॉल्युबिलिटी वाला और इतनी धांसू ट्रिक दूंगा ताकि आप जहां भी जाएं तहलका मचा दें। यहां क्या चीज़ क्लियर रखना है, ये क्वेश्चन नीट और जेई के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आप जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे, सॉल्युबिलिटी की बात करें, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें या बेसिक कैरेक्टर की बात करें, तीनों की तीनों चीज़ें नीचे जाने पर क्या होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। क्या क्लियर हो गया? क्या क्लियर हो गया हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन के बारे में? यस सर, क्लियर हो गया। तो इसे पहले नोट डाउन करें, इसे पहले नोट डाउन करें। बढ़ाऊं कहानी को आगे, सिर्फ एक ही हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है जो कि अपना है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, तो बेरिलियम को अपन ने क्या कर दिया, बेदखल कर दिया। चलिए अब बात करता हूं मैं, अगर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है मतलब सर ये अल्कली के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। एम्फोटेरिक बिहेवियर का मतलब क्या होता है, दोगला बिहेवियर। सुनो, एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, दोगला बिहेवियर। दोगला मतलब मैं मान लीजिए बुरे लोगों के साथ बैठा हूं तो बुरा बन जाऊं, उनके जैसी हरकतें करने लगूं, और अच्छे लोगों के साथ साधु जैसी बातें करने लगूं, यही तो होता है दोगला बिहेवियर। तो एम्फोटेरिक मतलब कि भैया एसिड के साथ हूं तो सॉरी, मैं एसिड से भी रिएक्शन कर सकता हूं, मैं बेस से भी रिएक्शन कर सकता हूं। चलो अगर ऐसी बात है तुम एम्फोटेरिक हो तो भैया तुम एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करोगे। यस मालिक करूंगा। कैसे करोगे? अगर मैं किससे, बेस से रिएक्शन करूंगा, तो मैं देखना BeOH होल ट्वाइस, और ये अल्कली जो पार्ट है इसने जब रिएक्शन करा क्या बनाया, बैरिलेट आयन बनाया। क्या बनाया, बैरिलेट आयन बनाया। क्या बनाया, बैरिलेट आयन बनाया, BeOH होल 4 -2। और अगर ये बैरिलेट आयन बन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, BeOH होल 4 और Cl2 बनाया। यहां पे सर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मैं आपको अभी से फुल प्रूफ नीट और जेई का क्वेश्चन दे दे रहा हूं। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि अगर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है, नोट डाउन कर लेना, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है, तो ये जब एसिड से बेस से रिएक्ट करेगा और एसिड से रिएक्ट करेगा तो रिस्पेक्टिवली क्या बनाएगा। अगर इसने किससे रिएक्शन करा, इसने बेस से रिएक्शन करा तो क्या बना रहा है, बैरिलेट आयन बना रहा है, BeOH होल 4। इस पे चार्ज कितना हो, सॉरी, BeOH होल 4 -2 बैरिलेट आयन बना रहा है, और जब एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है, BeOH होल 4 Cl2, BeOH होल 4, और इधर आ गया Cl2। अगर यहाँ NaOH ले लोगे तो सोडियम बैरिलेट बन जाएगा। बोलो क्लियर है? ये कंपाउंड पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, बोलो क्लियर हो गया? यस सर। हम कहां से शुरू कर रहे थे, हाइड्राइड फॉर्मेशन से, कहां तक आ गए हैं, पानी से रिएक्शन करने पे हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन तक आ चुके हैं। क्या नोट डाउन करा है इतना? स्क्रीनशॉट मार लिया करो एक बार। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भैया अगर बेस से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है, एसिड से रिएक्शन क्या कर रहा है तो क्या बना रहा है। चलो अगर कर लिया तो मैं आगे बढ़ाता हूं कहानी को, करा ना? चलो आगे बढ़ाता हूं कहानी को और बात करता हूं इनके ऑक्साइड के फॉर्मेशन के बारे में। और बेटा मैं आपको हमेशा बताऊं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक लीनिएज सेट है, इसे हमेशा कंपेयर करके पढ़ो। जैसे मैंने ग्रुप 1 में बताया था कि भैया लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बना रहा था, सोडियम को परऑक्साइड बनाते देखा था अपन ने, और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम को सुपर ऑक्साइड बनाते देखा था। और मैंने वहां पे बताया था सुपर ऑक्साइड्स आर ओनली स्टेबल इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज कैटायन। दिमाग में क्या सेट हो रहा है, दिमाग में क्या ये पिक्चर बन रही है कि जब मैं यहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ से कंपेयर कर रहा हूँ, ऐसे ही मैं पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो जब ग्रुप 13 पढ़ाऊंगा ग्रुप 14 से कंपेयर करते हुए चलूंगा। लॉजिक समझना, ऐसा नहीं कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चा मुझसे रेगुलर जुड़ा हुआ है उसको इस चीज़ की इंपॉर्टेंस पता चल रही होगी कि अनुराग सर अगर यहाँ ये पढ़ा रहे हैं तो उसको वहाँ भी कंपेयर करते हुए चल रहे हैं। मैग्नेट ब्रेन की यही तो यूएसपी है कि वहां पे आपको ऑफलाइन जैसा फील ऑनलाइन में देने की कोशिश की जाती है। तो समझना, यहां मैं ऑक्साइड फॉर्मेशन की बात करूं तो मेटल किसी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी, मेटल कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी, 2MO टाइप का ऑक्साइड बनाएगी, जिसमें ऑक्सीजन पे -2, मेटल पे +2 चार्ज होता है। क्या बनाएगी, MO टाइप का ऑक्साइड बनाएगी। तो ऑल फॉर्म MO टाइप ऑफ ऑक्साइड। अब समझना,
ग्रुप वन और ग्रुप टू मेटल है, और मेटल की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं, ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। अब इनको अल्कली इसीलिए कह रहे थे क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, बेसिक या अल्कली नेचर के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। लेकिन बेरिलियम, फिर से इसको बेदखल कर दो, ऑल ऑक्साइड्स आर बेसिक, सारे के सारे कैसे हैं, बेसिक हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम का ऑक्साइड जो कि कैसा होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है, जो कि कैसा होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। और मजेदार बात, मैंने लेक्चर के शुरू में बताया था कि जो बेरिलियम होता है ग्रुप 13 के एलिमेंट एल्यूमिनियम के साथ क्या शो करता है, डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। और बेरिलियम ने अपना ऑक्साइड BeO एम्फोटेरिक बना लिया, तो Al2O3 भी कैसा हो जाता है, एम्फोटेरिक हो जाता है। कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट करके लिख लो, नोट शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन। अनुराग सर का एक ही हमेशा कहना रहता है, दोनों के बीच में क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप है, डायगोनल रिलेशनशिप है। तो BeO अगर एम्फोटेरिक है तो Al2O3 भी कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। क्या क्लियर हो गई कहानी, क्लियर हो गई कहानी, क्या हो गई क्लियर कहानी? यस सर क्लियर हो गई। अब मेरी बात समझना, सारे के सारे बना रहे हैं, सारे के सारे बना रहे हैं, यस सर सारे के सारे बना रहे हैं। नीचे जाने पे सबकी बेसिसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। नीचे जाने पे सबकी बेसिसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे मैंने आपको अभी फिर से कंपेयर करो, हाइड्रोक्साइड बताया था, हाइड्रोक्साइड सारे के सारे बना रहे थे, लेकिन बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड कैसा था, एम्फोटेरिक नेचर का था। और नीचे जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ी थी, नीचे जाने पर सॉल्युबिलिटी भी बढ़ी थी, नीचे जाने पर बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ा था। सेम यही कहानी, नीचे जाने पर बेसिसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बोलो क्लियर है? अब अगर सर क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, अब अगर क्लियर है तो हमें ये पता चल गया कि बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। क्या है, बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। अगर बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है तो भैया HCl के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, अगर एम्फोटेरिक का मतलब एसिड से भी रिएक्शन करेगा, बेस से भी रिएक्शन करेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर हम एम्फोटेरिक हैं तो हम एसिड से भी रिएक्शन करते हैं, बेस से भी रिएक्शन करते हैं। हम अगर एसिड से रिएक्शन कर रहे हैं और BeCl2 बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, BeCl2, और अगर हम बेस से रिएक्शन करते हैं तो हम सोडियम Na2BeO2 बनाते हैं। क्या बनाते हैं, Na2BeO2 बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैंने बहुत बार क्वेश्चन में देखा हुआ है इसे, कि अगर एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो BeCl2 और बेस के साथ रिएक्शन करता है तो Na2BeO2 बनाता है। बोलो क्लियर हो गया, बोलो क्लियर हो गया, क्या कोई दिक्कत? और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल निकल रहा है, कोई दिक्कत? उसके भी 2 मॉलिक्यूल लिए थे, इसके भी 2 मॉलिक्यूल लिए थे। प्लीज इसे नोट डाउन कर लो, प्लीज इसे नोट डाउन कर लो। बहुत सिंपल कहानी है यार, मैं हमेशा आपसे कह रहा हूं एस ब्लॉक बहुत छोटा टॉपिक है। इतना पढ़ने के बाद मेरा वन शॉट रिविजन देखना, आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे, परफेक्ट हो जाओगे, मेरी गारंटी है बेटा। वन शॉट रिविजन इतना पढ़ने के बाद देखना, आप एकदम मजेदार, दमदार और आग लगा दोगे। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। चलिए सर क्लियर है, आगे बढ़ाता हूं कहानी को, देखना। अगली कहानी है नाइट्राइट फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन, नाइट्राइट का फॉर्मेशन। ठीक है सर, हाइड्रोजन से रिएक्शन करके अपन ने हाइड्रेट बनाया। दूसरा हमने सर पानी के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन देखा, ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड का फॉर्मेशन देखा। टिप्पे याद करते चलो, और जहां बैठे हो ना माहौल ऐसा रखना वहां का कि एकदम शांत रहे। ऑनलाइन क्लासेस में हमेशा एक चीज में बोलूंगा, रेगुलर रहा करो। और ठीक है, अब बात करते हैं अपन नाइट्राइट फॉर्मेशन के बारे में। किसके बारे में, नाइट्राइट फॉर्मेशन के बारे में। सब लोगों से पूछना चाह रहा हूं, क्या रेगुलर लेक्चर रेगुलर टाइम पे देख रहे हैं आप लोग? आप ही लोगों के लिए तो इतनी मेहनत कर रहे हैं ना भैया, कि रेगुलर टाइम पे रेगुलर लेक्चर्स बना रहे हैं। कभी कभार इधर उधर हो जाता है कि 11 12 दोनों का भी पैरेलल में होती है, तो एक हाथ दो कई बार क्लैश हो जाते हैं, कई बार वीडियो नहीं आ पाते, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूं रेगुलर बेसिस पे वीडियो दूं। ठीक है, चलिए नाइट्राइट फॉर्मेशन के बारे में बात करें। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइट। अब मजेदार बात क्या है, फिर सर आप ग्रुप 1 पे जा रहे हो, सर फिर से आप ग्रुप 1 पे जा रहे हो। हाँ मैं जाऊंगा, तब तक जाऊंगा जब तक आप लोगों को याद ना हो। क्या याद है ग्रुप 1 में सिर्फ नाइट्रोजन नाइट्राइट बना रहा था, ओह सॉरी लिथियम नाइट्राइट बना रहा था, बाकी कोई नाइट्राइट नहीं बना रहे थे। लेकिन यहां पे मजेदार बात क्या है, यहां पे मजेदार बात क्या है, ग्रुप 1 में मेरी बात सुनना, सिर्फ लिथियम नाइट्राइट बना रहा था जिसका फॉर्मूला था Li3n। ठीक है, जिसका फॉर्मूला था Li3n। लेकिन यहां पे सारी की सारी मेटल नाइट्राइड बना रही है। समझना, ऑल द अल्कलाइन अर्थ मेटल बर्न इन डाई नाइट्रोजन, ठीक है, टू फॉर्म आयनिक नाइट्राइड्स हैविंग फॉर्मूला M3N2। अब यहां पे मेटल +2 होती है ना, इसलिए यहां पे 2 आ गया। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है।
सारी की सारी मेटल क्या बना रही है, नाइट्राइड बना रही है। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू अल्कली मेटल, लिख भी दिया है, दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू अल्कली मेटल वेयर ओनली लिथियम फॉर्म लिथियम नाइट्राइड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, कंपटीशन में आ सकता। और मैं हमेशा अगर कभी भी कहता हूं कि बेटा ये कंपटीशन में आ सकता है, मतलब मैं स्कूल एजुकेशन के बाद आपके नीट और जेई को भी फोकस करते हुए कह रहा हूं। हमेशा एज इट इज एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद करने की इतनी सारी चीजें होती है ना, लेकिन फिर भी तो मैं याद करवाता हूं ना। वहां पे ग्रुप 1 में बोलो कौन बना रहा था, लिथियम, लेकिन यहां कौन बना रहे हैं, सारे के सारे बना रहे हैं। देखो मेटल ने नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करा, गर्म करा अपन ने, मेटल नाइट्राइड बन गया। बोलो क्लियर है। Be3N2 समझना, बीइंग कोवैलेंट, ठीक है, इज वोलेटाइल। कैसा होता है, वोलेटाइल होता है। ये थोड़ा डेप्थ में चला गया हूं मैं, इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा इस समय। Be3 बेरिलियम का नाइट्राइड कैसा होता है, कोवैलेंट होता है और थोड़ा वोलेटाइल होता है, भापीय नेचर का होता है। लेकिन अगर आप अदर नाइट्राइड की बात करेंगे तो कैसे होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। वो कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ये हो गई अपनी नाइट्राइड की कहानी। क्या चढ़ गई दिमाग में, बढ़ाएं लेक्चर को आगे, चढ़ गई दिमाग में, इसे नोट डाउन करो। बहुत सिंपल है, इस कहानी में कुछ भी नहीं है, सारे के सारे बनाएंगे गर्म करने पे। लेकिन क्योंकि गर्म करना क्यों पड़ता है, एक बात बताइए, क्या नाइट्रोजन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करता है? मेरी बात सुनना पहले, क्या नाइट्रोजन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करता है? नहीं भैया। जब नाइट्रोजन को आप देखोगे तो इसमें 2p ऑर्बिटल और इसके 2p ऑर्बिटल के बीच में ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है ना, पी बॉन्ड बन रहे हैं, काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, आसानी से टूटता नहीं है। थोड़ा डेप्थ में ले चल रहा हूं, समझना। रूम टेम्परेचर पे जनरली ये इनर्ट होता है। जब क्लास 12th में पी ब्लॉक पढ़ोगे तब आपको बताऊंगा कि रूम टेम्परेचर पे जनरली इनर्ट होता है, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करता। ये तभी रिएक्शन करता है जब आप इसे थोड़ा सा गर्म करो, जब आप इसे थोड़ा सा गर्म करो। बोलो क्लियर है। गर्म करने पे क्या बनाता है, मेटल का नाइट्राइड बनाता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट जो आपको समझना जरूरी था। अब बढ़ाता हूं कहानी को आगे और अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करता हूं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, हैलाइड का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन देखना है, हैलाइड का फॉर्मेशन। सारे के सारे मेटल जब हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं हाई टेम्परेचर पे तो क्या बनाते हैं, हैलाइड बनाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड, पानी के साथ बना रहे हैं तो हाइड्रोक्साइड, ठीक है, चलो, और हाइड्रोजन के साथ बना रहे हैं हाइड्राइड, ठीक है सर। ऐसे ही हैलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे, क्या बनाएंगे, हैलाइड बनाएंगे। चलो ठीक है सर। अब हम बात करें, कोई भी मेटल हैलोजन के साथ रिएक्शन करता है, मेटल हाइड्राइड डायरेक्ट बना सकता है। लेकिन अगर आपको बेरिलियम के इधर फ्लोराइड बनाना है या क्लोराइड बनाना है तो उसके लिए आपको, जैसे अभी अपन देख रहे थे ना, BeH2 कैसे बनाया जाए। BeH2 बनाने के लिए अपन ने किसको यूज करा था, BeCl2 के 2 मॉलिक्यूल और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज करा था और आपको क्या मिला था बेटा, BeH2 मिला था। वैसे ही अगर आपको क्या बनाना है, BeF2 बनाना है या BeCl2 बनाना है, क्योंकि हैलोजन आपके बहुत सारे हो सकते हैं। हैलोजन X की अगर मैं बात करूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और मेटल की बात करें तो मेटल में अपन जो भी इस ग्रुप की मेटल है वो ले सकते हैं, ठीक है सर, बिल्कुल समझ गए। तो अगर आपको बेरिलियम के फ्लोराइड बनाना है या बेरिलियम के क्लोराइड बनाना है तो याद रखना, अमोनियम NH4 BeF2 का आप यूज करेंगे, NH4 BeF2 का आप यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, NH4 BeF2 का यूज करें, या NH4 होल ट्वाइस होना चाहिए, NH4 होल ट्वाइस BeF2 का यूज करेंगे। आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 2NH4F और मिल जाएगा BeF2। सिमिलरली अगर आपको क्या बनाना है, BeCl2 बनाना है तो बेरिलियम ऑक्साइड लेंगे, उसकी कार्बन के साथ रिएक्शन करेंगे और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे, आपका क्या मिल जाएगा, BeCl2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, BeCl2 मिल जाएगा और कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएंगे। ये थोड़ा मैंने एनसीईआरटी के बाहर की कहानी ली है, जिसे आप एनसीईआरटी प्लस के नाम से लिख सकते हैं, क्योंकि ये कहानी काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है और जो मुझे लगता है एग्जाम में वो चीजें दिखती हैं। ये मेरा पिछले सालों का इतना एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं कह रहा हूं। चलो ठीक है सर। तो अपने पास कौन कौन से है सर, हमारे पास आया BeCl2, सर हमारे पास आया MgCl2, CaCl2, SrCl2 और BaCl2। हमने सर सारे हैलोजन को कॉमन रखा है, और नीचे जाने पे साइज बढ़ता जा रहा है, नीचे जाने पे साइज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और अगर आपको पता हो साइज बढ़ता हुआ दिखो ना रे भैया, साइज बढ़ता जा रहा है, नीचे जाने पे सारे एलिमेंट की रेडियस बढ़ती जा रही है। हम किसकी बात कर रहे हैं, कैटायन की। एनायन को तो अपन ने कॉमन रखा है। और अगर हम बात करते हैं
कैटायन के केस में तो फजान रूल हमको कहता है कि कोई भी बॉन्ड जो होता है आयनिक बॉन्ड प्योर नहीं होता है, आयनिक बॉन्ड प्योर नहीं होता है। आयनिक बॉन्ड में भी कोवेलेंट कैरेक्टर तो डेवलप होते हैं ना, क्यों? क्योंकि अगर आप कैटायन को देखेंगे और एनायन को देखेंगे, किसकी बात कर रहे हैं? फजान रूल की। तो कैटायन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होने से बेटा ये एनायन को अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचने की कोशिश करता है, और कैटायन के पास एक पावर होती है जिसे हम कहते हैं पोलराइजिंग पावर। क्या कहते हैं? पोलराइजिंग पावर, जो किसके बराबर होती है? चार्ज अपॉन रेडियस के। और नीचे जाने पे अगर रेडियस बढ़ रही है तो पोलराइजिंग पावर घट रही होगी। किसके पास होती है पोलराइजिंग पावर? बोलो मेरे संग। पोलराइजिंग पावर होती है कैटायन के पास, और कैटायन पोलराइज होके इसके पास जा रहा है तो कैटायन के पास होती है पोलराइजेबिलिटी। क्या होती है? पोलराइजेबिलिटी। और जो पोलराइजेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस की। ये मत भूलना, एनायन के पास पोलराइजेबिलिटी होती है, लेकिन यहां कैटायन बदल रहे हैं, एनायन कॉमन है। ठीक है सर? तो रेडियस बढ़ रही है तो पोलराइजिंग पावर क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। और अगर पोलराइजिंग पावर घट रही है तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता जाएगा? घटता जाएगा, क्योंकि जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा वो एनायन को अपनी तरफ सबसे ज्यादा खींचेगा, जो छोटा साइज का होगा वो सबसे ज्यादा खींचेगा। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ठीक है? और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर नीचे जाने पे घटा तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, और अगर सुनो आयनिक कैरेक्टर बढ़ता गया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। किसमें सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं हम? इन वाटर। इन वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है? आयनिक कैरेक्टर नीचे बढ़ रहा है तो पानी पोलर सॉल्वेंट है, तो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। क्या क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट एक था लेकिन क्वेश्चन इससे बहुत सारे उठ सकते हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिए। प्लीज इसे नोट डाउन करो। दिस इज हैलाइड फॉर्मेशन, दिस इज हैलाइड फॉर्मेशन। सिंपल सी कहानी थी जो मेरी जुबानी थी, सिंपल सी कहानी थी जो मेरी जुबानी थी, जो मुझको आज सुनानी थी। नोट डाउन करा? चलो सर। बेटा इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, नोट डाउन कर लेना, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्लास 11th के पढ़ चुके हैं ना, जैसे हम बात करें चैप्टर अपना केमिकल पीरियोडिसिटी में, केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है, अपने स्टेट्स ऑफ मैटर में, थर्मोडायनामिक्स में, उनका कहीं ना कहीं यूज होता है। इसलिए कहते हैं ना, ज्ञान रखो तो आरंभ से रखो। कहते हैं ना, अधजल घगरी झलकत जाए। जिनको कम नॉलेज होता है ना वो ज्यादा उछलते हैं, और समुंदर बहुत शांत होता है, इसलिए नॉलेज बहुत डेप्थ में होना चाहिए। ये चीज हमेशा याद रखना। इसलिए शुरुआत करो, बिगिनिंग से करो। मैं हमेशा बहुत सीधी भाषा में बात करता हूं और भाई बहुत कॉन्सेप्चुअल बातें करता हूं। मैं हमेशा कह रहा हूं कि जो कॉन्सेप्ट जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे आएंगे, तो बस उसे वैसे ही करते चलो। ठीक है? नेक्स्ट कहानी इन्हीं में बात करूं कि अगर मैं बेरिलियम क्लोराइड की बात करूं तो जब अगर मैं इसको सॉलिड फॉर्म में देखूं, ये अभी जेई का क्वेश्चन है 2020 में, जेई का क्वेश्चन है 2020 में या 2021 में, शायद मुझे आप लोग एग्जैक्ट चेक कर लेना। ठीक है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि अगर BeCl2 की बात करूं सॉलिड फॉर्म में, तो ये सॉलिड फॉर्म में, देखिए ये सॉलिड फॉर्म में ही पाया जाता है, डाइमर के फॉर्म में ही पाया जाता है, मोनोमर के फॉर्म में ही पाया जाता है। ये पहले नोट डाउन कर लो, ऊपर नोट करके लिखना कि अगर हम बेरिलियम क्लोराइड की बात कर रहे थे, बेरिलियम क्लोराइड की बात कर रहे थे, कैसे बनाया था इसको अपन ने? बेरिलियम ऑक्साइड की रिएक्शन, कार्बन और क्लोरीन की रिएक्शन से। ठीक है? तो ये भैया पॉलीमेरिक फॉर्म में भी पाया जाता है, पॉलीमेरिक फॉर्म में भी पाया जाता है। जब ये पॉलीमेरिक फॉर्म में पाया जाता है तो ये सॉलिड होता है। ये डाइमेरिक फॉर्म में भी पाया जाता है, डाइमेरिक फॉर्म में भी पाया जाता है, और ये मोनोमेरिक फॉर्म में भी पाया जाता है, मोनोमेरिक फॉर्म में भी पाया जाता है। चलो ये चीज पहले दिमाग में सेट कर लो, ये दिमाग में सेट कर लो। ठीक है? अगर ये सॉलिड फॉर्म में पाया जा रहा है तो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाएगा। कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा? पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाएगा। कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा? पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाएगा विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग। ठीक है? या एग्जैक्ट मुझे वर्ड यूज करना चाहिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग का। कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग, डेफिशिएंट बॉन्डिंग। क्योंकि 3C2E जो बॉन्डिंग होती है B2SX डाइबोरोइन में ज्यादा अच्छे से दिखती है, जिसे अपन बनाना बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा भैया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग करेगा। कैसी करेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप बेरिलियम को देखोगे, बेरिलियम को देखोगे तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है? एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 1s2 2s2। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है।
क्या है, 2 ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, और 2 ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं तो जब ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाएगा, मान लिया हमने 2 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास अवेलेबल हैं, क्लोरीन से डायरेक्ट जुड़ गए, तो इसके पास जो खाली ऑर्बिटल बचे हुए हैं 2p, उसके जो खाली ऑर्बिटल बचे हुए हैं उसको क्लोरीन अपना लोन पेयर देता जाएगा देता जाएगा देता जाएगा, और पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। क्लोरीन ग्रुप 17 का मेंबर है, इलेक्ट्रॉन की कमी ही नहीं है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनता जाएगा। ये कहानी है अपनी पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर की सॉलिड स्टेट में। इस डायग्राम को बना लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस डायग्राम को बना लीजिए। चलो, ये तो थी अपनी किसकी, सॉलिड स्टेट की कहानी या पॉलीमेरिक फॉर्म की कहानी। सेम ऐसी ही कहानी आपको देखने मिलेगी डाइमेरिक फॉर्म में, ठीक है। BeCl2 वेपर फेज में क्या बनाता है, वेपर फेज में क्या बनाता है, क्लोरो ब्रिज डाइमर बनाता है। क्या बनाता है, वेपर फेज में, याद रखना, सॉलिड फेज में नहीं, वेपर फेज में क्लोरो ब्रिज डाइमर बनाता है। डाइमर क्या बनाता है, डाइमर बनाता है। सॉलिड स्टेट में पॉलीमेरिक है, सॉलिड स्टेट में पॉलीमेरिक है, वेपर स्टेट में डाइमर बना रहा है, विच डिसोसिएट इनटू द लीनियर मोनोमर, जो किसमें डिसोसिएट हो सकता है, लीनियर मोनोमर में डिसोसिएट हो सकता है एट हाई टेम्परेचर 1200 केल्विन। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, कितने टेम्परेचर पे, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे, कितना टेम्परेचर, 1200 केल्विन। ये देखो, ये क्या बना रहा है, क्लोरो ब्रिज डाइमर बना रहा है। बोलो क्या बना रहा है, क्लोरो ब्रिज डाइमर बना रहा है। कौन से स्टेट में बना रहा है सर, ये बना रहा है डाइमेरिक स्टेट में। क्या बना रहा है, डाइमेरिक स्टेट में, डाइमेरिक स्टेट में क्लोरो ब्रिज डाइमर बना रहा है। और अगर इसको मोनोमर में कन्वर्ट करना है तो आप कितना केल्विन टेम्परेचर दे सकते हैं, 1200 केल्विन टेम्परेचर दे सकते हैं। कितना टेम्परेचर दे सकते हैं, 1200 केल्विन टेम्परेचर दे सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो आपके नीट और जेई के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, स्कूल लेवल की तो मैं हमेशा बात करता हूं, जो लिखा दिया आ जाएगा, लेकिन अगर हम बात करें BeCl2 को मॉइस्चर में रिएक्शन करें तो BeCl2 एयर या मॉइस्चर से रिएक्शन करके, एयर या मॉइस्चर से रिएक्शन करके बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और HCl निकलेगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि जब BeCl2 को मॉइस्चर में रखा जाता है तो जो आपको फ्यूम्स देखने मिलते हैं, धुआं धुआं, धुआं इधर उठे कभी धुआं उधर उठे, अगर बेरिलियम क्लोराइड मॉइस्चर से रिएक्शन करेगा तो जो आपको फ्यूम्स या धुआं देखने मिलेगा वो किस वजह से देखने मिलेगा, HCl के फ्यूम्स की वजह से। तो हमेशा याद रखना, बेरिलियम क्लोराइड का आप हाइड्रोलिसिस कर देना, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और HCl के आपको फ्यूम्स देखने मिल सकते हैं। बहुत सिंपल सी कहानी थी, जो मेरी जुबानी थी और जो मेरे को सुनानी थी। बोलो क्लियर हो गया, बोलो क्लियर हो गया। बहुत सिंपल सी कहानी है। बोलो, तो सबसे पहले इसमें क्या क्या याद रखना, बेरिलियम क्लोराइड पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाता है अगर वो सॉलिड स्टेट में है। बेरिलियम क्लोराइड डाइमेरिक स्ट्रक्चर बनाता है, क्या बनाता है, डाइमेरिक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। किसमें, वेपर फेज में, किसमें, वेपर फेज में। और यही डाइमेरिक स्ट्रक्चर मोनोमर में भी कन्वर्ट हो सकता है, कितने में, 1200 केल्विन पे। कितने पे, 1200 केल्विन पे। ये इसका डाइमेरिक फॉर्म है जिसमें क्लोरो ब्रिज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरो ब्रिज डाइमर, क्लोरो ब्रिज पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके हाइड्रोलिसिस अगर आपने करा मॉइस्चर की प्रेजेंस में तो याद रखना किसके फ्यूम्स देता है, HCl के फ्यूम्स देता है। किसके फ्यूम्स देता है, HCl के फ्यूम्स देता है। ठीक है सर, कहानी क्लियर हो गई, ठीक है सर, कहानी क्लियर हो गई। अब मैं बात करता हूं डीकंपोजिशन ऑफ नाइट्रेट के बारे में। किसके बारे में बात करता हूं, डीकंपोजिशन ऑफ नाइट्रेट के बारे में। समझना बेटा, यहां पे अगर हम डीकंपोजिशन कर रहे हैं नाइट्रेट का तो आपको क्या मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है, मेटल का नाइट्रेट का हम डीकंपोजिशन कर रहे हैं तो मेटल का ऑक्साइड मिल रहा है, NO2 मिल रहा है और O2 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, मेटल का ऑक्साइड मिल रहा है, NO2 मिल रहा है, O2 मिल रहा है। क्या मैं इसका कंपैरिजन ग्रुप 1 से कर सकता हूं, कंपैरिजन विथ ग्रुप 1? किससे कंपैरिजन कर सकता हूं, ग्रुप 1 से कर सकता हूं। ग्रुप 1 में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी, अगर ग्रुप 1 के ऑक्साइड का अगर आप वो कर रहे थे, ग्रुप 1 के ऑक्साइड का क्या कर रहे, नाइट्राइट का आप क्या कर रहे थे, सॉरी नाइट्रेट का, अगर ग्रुप 1 के नाइट्रेट का कर रहे थे तो लिथियम नाइट्रेट क्या बना रहा था, लिथियम नाइट्रेट बना रहा था आपका Li2O, क्या बना रहा था, Li2O प्लस NO2 प्लस O2, NO2 प्लस O2, सेम ग्रुप 2 जैसा। ये जो डिसोसिएशन हो रहा है नाइट्रेट का, डीकंपोजिशन हो रहा है सेम एज लिथियम, सेम एज लिथियम। और बाकी एलिमेंट, अदर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1, अदर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 कैसा बनाते थे, ग्रुप 1 कैसा बनाते थे, याद रखना। अगर मैंने दूसरे एलिमेंट की बात करी तो वो क्या बनाते थे, MnO2 बनाते थे, MnO2 बनाते थे और क्या निकालते थे, O2 निकालते थे। ये अदर ग्रुप की बात करेंगे, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, रुबिडियम, सीजियम के बारे में। ये कहानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है कंपैरिजन के फॉर्म में।
मैं क्या बोल रहा हूं, नाइट्रेट का जब डीकंपोजिशन किया जाता है तो इनका डीकंपोजिशन मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 में होता है, सेम एज लिथियम। लेकिन अगर ग्रुप 1 के अदर की बात करोगे तो वो MnO2 बनाते थे, ठीक है, और क्या बनाते थे, O2 बनाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी। और यहीं पे एक और कहानी बता रहा हूं, यहीं पे एक और कहानी बता रहा हूं। ये जो NO2 होती है, ये जो NO2 होती है, क्लास 12th में आप पढ़ोगे, ये कैसी होती है, ब्राउन गैस होती है, ब्राउन मुंडे, हाँ, ब्राउन मुंडे नहीं रहे, ब्राउन गैस लिखना है अनुराग तुमको। कैसा करते हो, बच्चों के सामने गाने गाते रहते हो, ब्राउन मुंडे, ठीक है, ब्राउन कलर की गैस होती है। कैसी होती है, ब्राउन कलर की गैस होती है। क्या ये पैरा होती होगी या डाया होती होगी, खुद ही बताओ। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया, टोटल हो गया 23। NO2 गैस कैसी होती है, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि टिपिकल ऑड स्पीसीज है, दिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। एग्जामिनर कितने डेप्थ तक जाएगा, जितने भी डेप्थ तक जाएगा आपको उसे बीट करके आना है, आपको उसे बीट करके आना है। बोलो क्लियर हो गया। यस सर, मेटल नाइट्रेट का डीकंपोजिशन भी अपने को क्लियर हो गया और इसका कंपैरिजन भी क्लियर हो गया। दैट्स व्हाई इनऑर्गेनिक इतनी इंटरेस्टिंग है। मैं आपसे हमेशा कहता हूं, कौन कहता है इनऑर्गेनिक टफ है, कौन कहता है इनऑर्गेनिक टफ है, एक बार मेरे से पढ़ के देखो। मैं कंपैरिजन जब कराऊंगा चीजें क्लियर हो जाएंगी, कंपैरिजन जब कराऊंगा चीजें क्लियर हो जाएंगी। और यहां से बहुत सारी चीजों का एक एक्सट्रैक्ट निकाल के एक्सट्रैक्ट वीडियो बनाऊंगा एस ब्लॉक एलिमेंट का, जिसमें इतनी टिप्स और ट्रिक्स दूंगा आपको कि पूरा एस ब्लॉक एक टिप पे याद होगा। वन शॉट के अलावा मैं बनाऊंगा एक वीडियो। क्लियर हो गया। चलिए सर, चलिए अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, अपना है कार्बाइड का फॉर्मेशन। याद रखना किसका फॉर्मेशन है, कार्बाइड का फॉर्मेशन। सारे के सारे कार्बाइड बनाते हैं, मतलब कार्बन के साथ रिएक्शन करेंगे कार्बाइड बनाते हैं। लेकिन कार्बाइड का बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, कार्बाइड का जो हाइड्रोलिसिस होता है, क्या कार्बाइड का जब हाइड्रोलिसिस होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बेरिलियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, बोलो किसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, बेरिलियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो उसका जो प्रोडक्ट पूछा जाता है जो कि एक हाइड्रोकार्बन होता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा जा चुका है कि अगर आपने बेरिलियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करा तो आपको क्या मिलता है, मीथेन एज अ प्रोडक्ट मिलता है। बोलो क्या मिलता है, मीथेन एज अ प्रोडक्ट मिलता है। और क्या निकल जाता है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड निकल जाता है। क्या निकल जाता है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड निकल जाता है। लेकिन अगर आपने बाकी एलिमेंट का हाइड्रोलिसिस करा, बाकी एलिमेंट का कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करा, तो आपको क्या मिलता है, एसिटिलीन मिलता है। बोलो क्या मिलता है, एसिटिलीन मिलता है। बोलो क्या मिलता है, एसिटिलीन मिलता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा। और मेटल का हाइड्रोक्साइड तो मैंडेटरी है। चलो ठीक है, बोलो क्लियर हो गया। इसे नोट डाउन कर लीजिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बैलेंसिंग भूल जाइए, यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन बेरिलियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करने पे क्या मिलता है, मीथेन मिलता है। और क्वेश्चन पूछा गया है कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करने पे क्या मिलता है, एसिटिलीन मिलता है। बोलो क्या मिलता है, एसिटिलीन मिलता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। बोलो क्लियर है। चलो आगे बढ़ाता हूं कहानी को, देखना। लास्ट है सॉल्यूशन विथ लिक्विड अमोनिया। जैसे कि हमने ग्रुप 1 में पढ़ा था, सेम वही कहानी यहां मैं रिपीट कर रहा हूं कि ग्रुप 1 में अगर हम किसी भी मेटल को अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएं तो एक अमोनिएटेड मेटल आयन बनता है और एक अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बनता है। ये जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होता है ये इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही एक डीप ब्लू कलर प्रोवाइड करता है सॉल्यूशन को। इसके अलावा क्या प्रोवाइड करता है, इसके अलावा क्या प्रोवाइड करता है, डीप ब्लू कलर के अलावा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर प्रोवाइड करता है, कंडक्टिंग नेचर प्रोवाइड करता है। बोलो ये क्या क्या प्रोवाइड करता है, डीप ब्लू कलर प्रोवाइड करता है। यही अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। पूछा जाएगा कि जब किसी भी अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल को अमोनिया के सॉल्यूशन में डाला जाता है तो जो डीप ब्लू कलर आता है किस वजह से होता है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अमोनिएटेड मेटल आयन नहीं, भूल मत जाना, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है डीप ब्लू कलर। कोई कंपाउंड अगर कंडक्टिंग नेचर का है, कंडक्टिंग नेचर का है तो वो किस वजह से होता है, वो किस वजह से होता है, किस वजह से होता है, अगर कंडक्टिंग नेचर का है तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अगर कंपाउंड पैरामैग्नेटिक नेचर है, यही इलेक्ट्रॉन इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, कंडक्टिंग नेचर प्रोवाइड करेगा। और पैरामैग्नेटिक नेचर का है तो क्या प्रोवाइड करेगा, ये पैरामैग्नेटिक नेचर है, कौन प्रोवाइड करेगा, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। ये सारी कहानी किस पे बेस्ड है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन पे। और जैसे कि वहां मैंने बताया था अगर आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाने लगोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्लस्टर का फॉर्मेशन करने लगते हैं और धीरे धीरे डीप ब्लू कलर किस में कन्वर्ट होने लगता है भैया, ब्रॉन्ज कलर में कन्वर्ट होने लगता है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर डायामैग्नेटिक में और कंडक्टिंग नेचर नॉन कंडक्टिंग नेचर में कन्वर्ट होने लगता है। सेम कहानी हमने वहां पढ़ी थी। तो इसमें टफ कुछ भी नहीं है, बस इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, लिख भी दीजिएगा सिमिलर एज अल्कली मेटल। ठीक है, ये थी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या थी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। फाइनली हमने केमिकल प्रॉपर्टीज को भी ग्रुप 1 एलिमेंट की ग्रुप 2 एलिमेंट की खत्म कर दिया। अब क्या बचे हैं,
अल्टीमेटली अब हम बात करेंगे किसके बारे में, इनके कंपाउंड्स के बारे में, किसके बारे में, कंपाउंड्स के बारे में। और लास्ट में हम देखेंगे कि भैया जो एनॉमलस बिहेवियर होता है ग्रुप 1 में लिथियम का और ग्रुप 2 में बेरिलियम का, उसको एंड में अपन डिस्कस करेंगे। ग्रुप 1 के कंपाउंड क्लियर, अब ग्रुप 2 के कंपाउंड आएंगे जो आने वाले लेक्चर में मैं बताऊंगा, और कुछ पिक्यूलियर कॉन्सेप्ट जिसका वीडियो मैं आपको बना के देने वाला हूं वो आपको मिल जाएगा। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, मैग्नेट ब्रेन बेटा ऑनलाइन एजुकेशन का जो प्लेटफॉर्म है वहां पे आपको बेस्ट और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसी सिलसिले में हमारे टीचर, जैसे कि आपने देखी थी इतनी बड़ी फौज है हमारी साइंस स्ट्रीम की, इसके अलावा फर्स्ट से 10th तक भी पूरी स्ट्रीम, फर्स्ट से लेकर 10th क्लास तक के भी जितनी भी क्लासेस हैं उसके सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। डेली बेसिस पे इतने जो वीडियो आते हैं, कई बार बच्चों का कहना होता है, जैसे कि हमेशा कहता हूं मैं कि सर हमको वीडियोस नहीं मिल पा रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, कर सकते हैं ना, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। अगर यूट्यूब पे नहीं मिल रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट, आप हमारी ऐप पे जा सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन ऐप पे। तो आप जैसे ही जाएंगे www.magnetbrains.com टाइप करेंगे, आपको एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। और मैंने आपसे कहा कि मैं क्लास 11th और 12th दोनों ले रहा हूं, आपको क्या करना है, क्लास 11th पे क्लिक करना है। अगर आपको मेरी लेक्चर्स देखने हैं, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मैं और जितने भी सब्जेक्ट टीचर्स हैं जो कि अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं आपको पढ़ाते हुए दिख जाएंगे। क्या दिख जाएंगे, आपको पढ़ाते हुए दिख जाएंगे। बुक 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप बुक 2 पे आएंगे तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, लाइक बुक 1 जो कि ऑलरेडी कंप्लीट है, उसके सारे चैप्टर्स और उनके अंदर लेक्चर सिस्टमैटिकली अरेंज है, सिस्टमैटिकली अरेंज। मैं कहता हूं ना कि बेटा वो वीडियो मैंने कराया हुआ है, सब कुछ मैं करा चुका हूं, ठीक है। बस एक चैप्टर वहां पे आयनिक इक्विलिब्रियम बाकी रह गया, उसको भी अपन जल्द खत्म करेंगे, ठीक है। तो वो क्योंकि वो टर्म 2 में आ रहा था, ठीक है। लेकिन यहां पे मैं हमेशा कह रहा हूं, टर्म के एग्जाम्स की तैयारी तो हम कर ही रहे हैं, इसके अलावा हम जो बेस बना रहे हैं वो आपके कंपटीशन में भी बहुत हेल्प करेगा। तो सारे लेक्चर आपको सिस्टमैटिकली अरेंज दिख जाएंगे और मैं आपको पढ़ाता हुआ दिख जाऊंगा। और अगर अब यहां तक आ ही गए हो तो बेटा सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताइएगा आज की जानकारी आपको कैसी लगी, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव इन टू वे इंटरेक्शन। कौन से इंटरेक्शन में, टू वे इंटरेक्शन पे बिलीव करता हूं। और जो हमारा फ्री एजुकेशन का मोटो है उसे लोगों तक शेयर करिए, लोगों तक शेयर करिए, ठीक है। और जैसे ही अगर आपने लोगों तक शेयर करा, बहुत सारे लोग होंगे हमारे रिवोल्यूशन का फायदा ले पाएंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में इनके कंपाउंड्स के साथ, तब तक बने रहिए मैग्नेट ब्रेन के साथ। थैंक यू सो मच।